नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में अब सियासत को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ, अब बात यहां तक आ गई है कि न जात पर न पात पर अब बात होगी औकात पर, और टिकट भी मिलेगी औकात पर। यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस फॉर्मूले को लेकर बात होने लगी है, आवाजें उठने लगी हैं। पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट, हम आपको चर्चा करेंगे इसी विषय पर आज। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार में भागीदारी और नेतृत्व को लेकर दावेदारी पर सियासत हो रही है। लेकिन इस दावेदारी के बीच सियासी चक्रव्यूह की भी खूब सियासत हो रही है। चक्रव्यूह की सियासत भी लालू परिवार के खिलाफ, उस लालू के खिलाफ जिन्होंने जातीय जनगणना की रिपोर्ट के बाद आबादी के हिसाब से भागीदारी की सियासत की बात कही थी। लेकिन लालू के सियासी चाल को अपनों से ही मात मिल रही है। जाति गणना रिपोर्ट का इस्तेमाल आरजेडी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष और एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कर दिया है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की सियासी हवा के बीच एक नंबर की कुर्सी पर ईबी समाज के नेतृत्व का दावा रामबली सिंह चंद्रवंशी ने ठोक दिया है। प्रथम दृष्टया तो मैंने आरक्षण नहीं, जाति के आंकड़े जारी हुए, जाति के आंकड़ों पर मैंने संतोष व्यक्त किया और खुशी व्यक्त किया, स्वागत किया मुख्यमंत्री के हासिल कदम का। लेकिन जब आंकड़ों के विस्तार में जब गया, गहराई में गया, तो थोड़ा सा कहीं न कहीं से हमको उसमें संदेह की किरण आ रही है। जैसे मसलन अभी एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने भी जारी किया 2-3 जातियों का एथनोग्राफी की रिपोर्ट में जो डाटा है जाति का, उससे स्पष्ट हो जाता है कि 10 साल पहले या 7 साल पहले जिन जातियों का सर्वे हो चुका है, वो भी एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑथोराइज रूप से सामान्य प्रशासन विभाग जो बिहार सरकार का है उसके निर्देश पर, और आज भी जो आंकड़े जारी किए गए हैं सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा वह आंकड़ा और यह आंकड़ा दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? 9-9 लाख 10-10 लाख का डिफरेंस वो भी घटा हुआ है। अब रामबली सिंह ने अपने दावे के पीछे तर्क बढ़ा दिया है। नेतृत्व पर तर्क आबादी को आधार बनाकर दिया गया है कि नंबर 1 की कुर्सी उसे ही मिले जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो। लेकिन आरजेडी के नेताओं को ही अपने एमएलसी का तर्क रास नहीं आ रहा है। दरअसल आबादी के हिसाब से भागीदारी पर दावेदारी की बात हो रही है। लालू के चाल को अपनों से ही मात मिलने लगी है। सीएम इन वेटिंग तेजस्वी को लग सकता है झटका। ओबीसी वर्ग से आते हैं तेजस्वी यादव। बिहार में ओबीसी की आबादी 27.12% है। आरजेडी एमएलसी ने भी ठोक दिया है दावा। एक नंबर की कुर्सी पर एबीसी समाज का दावा ठोका है। एबीसी वर्ग की आबादी बिहार में 36.01% है। लोगों के द्वारा ही ऐसी बातें कही जा रही हैं। 1931 में जो जाति आधारित जनगणना हुई थी, उसमें भी कुशवाहा समाज की जाति का प्रतिशत 4% था। तो प्रतिशत और रेशियो बदलता और बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है। जब पॉपुलेशन ग्रोथ किसी दूसरी जाति की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होगी तभी थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होता है। और आज भी 4.21% बताया गया है, जिसमें दांगी जाति भी पहले शामिल थी। तो मैं समझता हूँ कि 1931 के उस जनगणना, जाति आधारित जनगणना को ऑथेंटिकेट करता है। और अभी मैं मंत्री रहते हुए मैं बता सकता हूं कि सरकार का यह कदम बिल्कुल ऑथेंटिक है और बहुत तकनीकी है। आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह के इस दावे के बाद सियासी तौर पर आरजेडी के युवराज के लिए खतरे की घंटी है और इस सियासी घंटी की शोर अब खूब होने लगी है। कर सके तो अब जब गणना सामने आ गई है तो इस काम को करना चाहिए। केवल मांग नहीं, मांग को पूरा होना चाहिए और करना आप ही को है। किससे मांग रहे हैं, किससे कह रहे हैं? करना आपको है। तो आप जो है से केवल बोलिएगा, वोट के रूप में उनको इस्तेमाल कीजिएगा, उनको सपने दिखाइएगा वोट लेने के लिए, और उसके बाद दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल फेंकिएगा। यही करते रहें, आज भी वही कर रहे हैं। कि पहले तो जनता दल और महागठबंधन की सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी निभाते हुए देश में जातीय गणना करवाई, तो कुछ लोग तो पहले इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मान भी रहे हैं तो अजीब तरीके से मान रहे हैं। अरे भाई, पहले तो मान लो कि हुआ और सही हुआ, तब तो आगे रूपरेखा तैयार होगा कि कैसे कैसे रूपरेखा तैयार होगा, कौन कैसे जाएगा, कौन कहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इस तरह से ये चीज़ें तय होती हैं। और इसके अलावा
जो भी अन्य विषय हैं, चाहे आबादी के आधार पर तय होना हो या किसी और आधार पर तय होना हो, तो इसके लिए सरकार रूपरेखा बनाकर आगे कार्य करेगी। जाति आधारित रिपोर्ट के बाद अब हक की मांग उठने लगी है और इस दावेदारी के बीच अपनों में ही मतभेद की तस्वीर दिखने लगी है। पटना से संवाददाता विवेक रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाइस्कोप। तो कई सवाल सामने हैं कि बिहार में जिस तरह से समीकरण सामने आ रहे हैं, उनके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर बाजी कौन मारेगा, कौन लीड लेगा, क्योंकि ओबीसी और ईबीसी की एक बड़ी आबादी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग लगभग 36% है और ओबीसी लगभग 27% है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त और इस पर चर्चा करेंगे, दो खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। आरजेडी से हमारे साथ अरुण यादव जी जुड़ेंगे, जो पार्टी के महासचिव हैं आरजेडी के। अरुण यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ राजेश पोद्दार, बीजेपी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश पोद्दार जी, ये जो समीकरण सामने आ रहे हैं, जिस तरह से जातियों में बांटने को लेकर जिस तरह के आंकड़े जारी किए गए हैं, इनसे आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं और क्या कहेंगे आप इन्हें लेकर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं कि इन्होंने परिवारवाद है इनके पार्टी के अंदर। पहले भी लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद तेजस्वी जी आके बिहार के डिप्टी सीएम बन गए और तेज प्रताप जी आज मंत्री बने हुए हैं और मीसा भारती जी राज्यसभा से सांसद हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 13 करोड़ जनता जो है बिहार की, जो इनको पछता नहीं नजर आ रहा है। रहा ओबीसी की बात, आज हमारी पार्टी में आप देख सकते हैं कि 1300 कुछ समथिंग विधायक हैं, जिसमें 300 विधायक अपना ओबीसी से आते हैं और उसके बाद हमारे पास 300 सांसदों में 80 सांसद ओबीसी से आते हैं। 163 एमएलसी जो है उसमें 60 एमएलसी ओबीसी से आते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये लोगों को सिर्फ जाति में बांटना है, जाति में खत्म करना है। मंडल और कमंडल हम लोगों ने ही लाया था, हम लोग ही अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ हम लोग कार्य करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ये समीकरण जो सामने आया है, चलिए ओबीसी को लेकर सियासत हो रही है, क्योंकि 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 27%, कुल मिलाकर लगभग 62-63% हो जाता है। तो क्या लगता है कि बिहार की सियासत में अब यही मुद्दा अहम रहेगा और सिर्फ कहा जा रहा है कि अब औकात देखकर ही टिकट दिए जाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम लोगों ने राष्ट्रपति, पहले पूर्व राष्ट्रपति बनाए थे रामनाथ कोविंद जी को। आज हमारे देश के जो महामहिम हैं, उनको बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती थी। हम लोगों को सभी का साथ ले जाने का कार्य करते हैं। हम लोगों से जातिवाद से अलग से हट के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ कार्य करते हैं। चाहे वो मुस्लिम वर्ग से आते हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, चाहे ओबीसी वर्ग से आते हैं, किसी वर्ग से आते हैं। हम लोग देश के सामने, राष्ट्र के सामने सभी जातियों को लेकर चलने का कार्य करते हैं। यह नहीं कि हम अपना फायदा देखते हैं। ये लोग परिवारवाद हैं और परिवार के लिए काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि कश्मीर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद फारूक अब्दुल्ला, आप चले आइए झारखंड, सुबू सोरेन, हेमंत सोरेन है। उसके बाद आप चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल। आप चले जाइए महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, आदित्य ठाकरे। आप इसी तरह उत्तर प्रदेश चले जाइए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उसके बाद धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव। इन लोगों का परिवार के अलग हट के ही कार्य आज तक नहीं किए। बिहार चले आइए, बिहार में लालू यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी, मीसा भारती जी, तेज प्रताप जी, इन लोगों से परिवार से हटकर बिहार का विकास करना चाहिए, देश का विकास करना चाहिए। सब मिलकर बिहार के बारे में सोचना चाहिए। लोग परिवार से निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये बिहार का क्या विकास करेंगे? आप देख सकते हैं कि पहले भी जंगल राज था, आज भी मुजफ्फरपुर में कुछ घटनाएं घटी। ये लोग सिर्फ कैबिनेट की बैठक करते हैं,
किस तरह हम प्रधानमंत्री बने, हम किस तरह मुख्यमंत्री बनते, इन लोगों से कोई जातिवाद से नहीं है। आप आज देख सकते हैं कि हम लोग ने आरक्षण के लिए काम किया, 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया। इसी में ओबीसी जाति देखते थे, महिला के साथ भी अन्याय करते हैं, इसमें भी जाति ओबीसी के बारे में बात करते हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग विकास करने वाले लोग हैं, हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं। महिलाओं के आरक्षण लाया, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्य लाया, हम लोग कार्य करने वाले लोग। हम लोग जातिवाद से हटकर जैसे बिहार का विकास हो, देश का कैसे विकास हो, इसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी करते हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष चाहे जिला के अध्यक्ष हो, इसकी चिंता करते हैं किस तरह हमारा प्रखंड विकास हो, किस तरह हमारा जिला विकास हो, हमारा बिहार किस तरह विकास हो, उस पर हम लोग कार्य करते हैं। कम से कम इन लोगों को जाति से हटकर, अगर इनको इतना ही लगता है तो अति पिछड़ा का किसी बेटे को मुख्यमंत्री बना दें। क्यों ये मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं? नीतीश बाबू क्यों प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं? किसी गरीब के बच्चे को, अगर इनको इतना ही लगता है, किसी गरीब के बच्चे को उठा के, अति पिछड़ा से उठा के बना दे मुख्यमंत्री, कल ही इस्तीफा दे देना चाहिए इन दोनों को। लेकिन ये लोग तो आरोप लगाते हैं कि ये जो वंशवाद है वो बीजेपी में भी है, कई बड़े आला नेताओं के बेटे भी सियासत में हैं, उन्हें बाकायदा टिकट भी मिलता है। देखिए, इस बात को मैं आज खंडन करता हूं। आप अनुराग ठाकुर जी की बात आप करना चाहते हैं, मैं कहता हूं अनुराग ठाकुर जी ऐसे नहीं आए। वो पहले हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, हमारी पार्टी लोकतंत्र के हिसाब से चलती है, संविधान के अनुसार चलती है। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे उनके पिताजी अगर भारतीय जनता पार्टी में थे, उनको ऐसा मौका नहीं मिलता है। पहले वो मंडल अध्यक्ष थे अनुराग ठाकुर जी, फिर उन्होंने जिला में काम किया अपने बिलासपुर में, फिर उसके बाद युवा मोर्चा में प्रदेश में काम किए, फिर वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। एक ही बार लैंडिंग इन लोगों की तरह नहीं करते हैं, ऊपर से आके बन जाते हैं। जन्म लिया आप, जैसे ही जन्म लिया आप बन गए विधायक, जैसे ही जन्म लिया बन गए उप मुख्यमंत्री, जैसे ही जन्म लिया बन गए वन पर्यावरण मंत्री, जैसे ही जन्म लिया आप चले गए राज्यसभा। ऐसे हमारी पार्टी में नहीं होती है। हमारी पार्टी में पंकज सिंह की बात करना चाहते हैं आप, राजनाथ सिंह जी के। राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने कहा था कि अटल जी से पूछा था कि मैं अपने बेटे को टिकट नहीं दूंगा, अटल जी ने कहा था टिकट दे दो, लेकिन राजनाथ सिंह जी कहा मैं अपने कलम से अपने बेटे को टिकट नहीं दूंगा। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। हम बात करते हैं पूनम महाजन की। पूनम महाजन पहले वो अपने जिले में काम की, उसके बाद प्रदेश में काम की, अब वो आके युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, फिर सांसद बनी। ऐसा नहीं, हमारे पार्टी में परिवारवाद है। हमारे पार्टी में आपको नीचे स्तर से काम करना होगा, तभी आप हमारी पार्टी में रह सकते हैं। बिल्कुल, अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेते कि आखिर आरजेडी इन तमाम चीजों पर क्या कह रही है। लेकिन बिहार की सियासत को जिस दिशा में आगे ले जाया जा रहा है, कहीं न कहीं निशाने पर बीजेपी है या एनडीए गठबंधन है, और यही वजह है कि अब जो जातीय जनगणना, इसे लेकर दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की मांगे हो रही हैं। तो ऐसे में आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि अब तो दूसरे स्टेट्स में भी तमाम जातियां इसकी मांग कर रही हैं। देखिए, हम जाति जनगणना का हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसके साथ हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का कार्य करते हैं। चाहे वो महिलाएं, आप देख सकते हैं कि 3 तलाक वाला मुद्दा था, हम लोगों ने उस मुद्दे को सॉल्व किया। हम लोगों ने, आप देख सकते हैं कि उज्ज्वला योजना लाए, उसमें कोई जाति नहीं देखा गया। हम लोगों ने सड़क 35 किलोमीटर प्रतिदिन हम सड़क बनाते हैं, उसमें कोई जाति नहीं देखा जाता है। हम लोग 3 करोड़ आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों का घर बनाया, हम उसमें कोई जाति नहीं देखते हैं। हम लोग अगर आयुष्मान भारत कार्ड बना रहे हैं, स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, तो उसमें कोई जाति नहीं देखा जाता है। अब हम लोग विश्वकर्मा योजना लाए, 17 सितंबर को भारत सरकार ने विश्वकर्मा योजना लाया, उसमें कोई जाति नहीं देखा गया। उसमें विकास की बात हम लोग करते हैं। उसमें क्या है कि विश्वकर्मा योजना के अंदर हम लोग नीचे जो तबके के कारीगर हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको हम पैसा देने का कार्य करते हैं कि 15,000 रुपया पहला इंस्टॉलमेंट दें, उसके बाद हम 3 लाख रुपया उनको दिया जाए ताकि वो अपना रोजगार कर सके। उसमें हम लोग जातिवाद नहीं देखते हैं, हम लोग कार्य करने वाले लोग हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। का कहना है कि आप लोग इन मुद्दों, जातीय जनगणना या इस तरह से इन सब पे आप विश्वास नहीं रखते, आप आगे बढ़ेंगे।
चलिए देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में सियासत किस तरह से होती है। लेकिन राजेश जी, सवाल ये उठता है कि बिहार की सियासत में ये तो बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि बिहार की सियासत जातिवाद पर ही होती रही है और ऐसा लग रहा है कि जातीय जनगणना के आंकड़ों के बाद तमाम समुदाय ये मांग कर रहे हैं। हर समुदाय को शिकायत इस बात को लेकर है कि ये आंकड़े सही नहीं है, घर घर जाकर गणना नहीं की गई है, यूं ही पेपर पे तैयार किए गए हैं। तो इस पे आप लोगों को भी तो स्टैंड लेना पड़ेगा। हमने आपको बोला, अभी आप पहले भी देखते हैं कि मधुबनी में हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने विकास की बात की और साथ में उन्होंने एक शब्द बोला था कि नीतीश कुमार जी तेल है और राष्ट्रीय जनता दल पानी है। तो उसमें उन्होंने क्या, राबड़ी देवी जी का बयान क्या आया था कि बनिया समुदाय तेल और पानी बना के बेचते हैं। हमारे प्रोफेसर शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं, वो क्या बोले थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री पैगंबर साहब हैं। फिर उन्होंने बात सनातन धर्म के बारे में उन्होंने बोला। तो उन्होंने विवादित बयान देना उन लोगों का कार्य है। आपने सुधाकर सिंह का कल बयान देख लिया कि उन्होंने जूते और चप्पल से स्वागत करना चाहिए पदाधिकारियों का। इन लोगों का मनसा है, कोई जातिवाद नहीं है, इनको कोई विकास से लेना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से इनको मतलब है कि हम किसी तरह हमारा पुत्र जो है मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा बेटा जो है राज्यसभा चला जाए, किस तरह हमारी बेटी केंद्र सरकार में जाकर मंत्री बन जाए। इन सब कुनमों का हमने पूरे देश की बात की। पूरे देश में इन लोगों का यही एजेंडा है। आप चले जाइए तमिलनाडु, स्टालिन क्या बोल रहा है, आप चले जाइए महाराष्ट्र, आदित्य ठाकरे क्या बोल रहे हैं। सब लोगों का सिर्फ एक ही है, मनसा है। आपने देखा होगा कि बिहार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, आज उनके कुनबे में जाके बैठ जाते हैं। हेमंत सोरेन जो कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं, आज उनके कुनबे में जाके बैठ जाते हैं। इसी तरह पूरे देश में ये लोग ममता बनर्जी जी को देख रहे हैं कि बंगाल में वही कांग्रेस और उसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गई। तो इन लोगों का मनसा एक महत्वाकांक्षी लोग हैं कि किसी तरह हम मुख्यमंत्री बन जाएं, देश को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में सियासत क्या कुछ होता है। और अरुण यादव जी लगता है हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। और राजेश जी, आपको भी यहां आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की सियासत में इन दिनों जातिगत जनगणना के आंकड़ों को लेकर सियासी चर्चा खूब तेज हो गई है। गणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट आते ही सभी की पूछ बढ़ गई है और अब हर किसी की नजर ईबीसी और ओबीसी के नेताओं पर है और हर कोई कहीं न कहीं उन्हें लुभाना चाह रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अब जब 63% पिछड़ा आबादी है, अत्यंत पिछड़ा, और तो जातिगत जनगणना के आंकड़ों को लेकर बिहार में सियासत खूब जमकर चल रही है और यह कहा जा रहा है कि अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी या जिसकी जितनी आबादी होगी उसी के आधार पर राजनीति में उन्हें मौका दिया जाएगा। और इस वक्त हमारे पटना संपादक एसके राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरह से ये तमाम समीकरण सामने आए हैं और कहा जा रहा है कि 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 27% पिछड़ा वर्ग, यानी कुल मिलाकर 63% आंकड़े हो जाते हैं। ये 63% आंकड़ों के लिए ही लगता है कि अब मारामारी है। देखिए उदय, दरअसल में आपको ये पता है कि जिस दिन जातीय जनगणना का जो सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया, उसके बाद से लगातार बिहार में जातीय सियासत को लेकर के एक हंगामा जो है वो हर एक तरफ बरपा हुआ है और आरजेडी खास करके इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा कैच कर रही है। और अभी देखिए कि आरजेडी के ही एक एमएलसी है, उनकी तरफ से एक बयान आया, उन्होंने यह कहा है कि वाकई में अगर लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी ही भागीदारी है, तो 36% जो है
वो ईबीसी की आबादी जो है वो बिहार में जो इस ईओबी करंट जो सर्वे आया है, और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर ईबीसी का जो मुख्यमंत्री है वो होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो माइनॉरिटी जो मुस्लिम है उनका ये कहना है कि 17% जो है मुस्लिमों की आबादी है और 4% जो है वो अग्री जाति है मुस्लिम की, उनकी आबादी, यानी कि कुल 21% जो है मुस्लिमों की आबादी है। तो भाई बिहार का मुख्यमंत्री जो है मुस्लिम को होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें ओबीसी को, तो उनकी आबादी लगभग 27% के करीब है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं, ये आंकड़ों की एक सिर्फ न सिर्फ बाजीगरी है, बल्कि लगातार बीजेपी यह आरोप लगा रही है सरकार पर कि पूरी तरीके से इस आंकड़ों में जो है वो हेर फेर किया गया। मामला यहाँ भी नहीं है, मामला यहाँ पर है होता है कि अब इस आंकड़ों की हेराफेरी में जो है वो सरकार पूरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो इस पूरे मामले को हाईलाइट जो है वो आरजेडी करीबी तेजस्वी यादव सहरसा गए हुए थे। वहाँ उन्होंने यह कहा था कि भाई बिहार में पिछड़ों की आबादी बहुत ज़्यादा है और सवर्णों की आबादी जो है वो 10 से लेकर के मात्र 15% तक है, जिसमें कि 4% जो है वो माइनॉरिटीज हैं उस फॉरवर्ड क्लास में। तो यानी कि 10 से 11% के करीब सवर्ण है। तो बाद बाकी जो 90% जो आबादी पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की है, तो भाई सियासत में उनकी जो हकमारी हो रही है तो उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देखिए अब यहाँ कई सवाल हैं उदय। सवाल सबसे पहला यह है कि 1990 से लेकर के 2023 तक बिहार में अगर आप देखेंगे तो अति पिछड़े या फिर पिछड़े जो हैं वही सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार 2005 से हैं, वो पिछड़ी जाति से आते हैं। लालू प्रसाद यादव भी पिछड़ी जाति से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। वो लगभग 15 साल तक वो और उनकी पत्नी बिहार में शासन की। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर 33 साल में भी पिछड़ों की ही सरकार है बिहार में, सबसे ज़्यादा जो मंत्री हैं वो पिछड़ों अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, उसके बावजूद अगर पिछड़ों की हकमारी हो रही तो हकमारी आखिर कर कौन रहा है? और अगर वाकई में अगर हकमारी हो रही तो फिर सत्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये तमाम इस तरह के मामले हैं जिन मामलों को लेकर के अब लालू प्रसाद यादव जो है और नीतीश कुमार स्वयं गिरते आ रहे हैं। और ये जो सबसे बड़ा जो आज हम लोग जो जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, चूंकि आरजेडी के जो गेस्ट हैं वो जुड़ नहीं पाए, लेकिन सवाल यह है कि भाई अब तो आरजेडी को अंतरकलह से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि आरजेडी के जो चंद्रवंशी जी हैं वो एमएलसी हैं अभी आरजेडी कोटे से, और उन्होंने सीधे तौर पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में बुलाया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को उन्होंने रखा और यह कहा कि भाई जब जिसकी जितनी हिस्सेदारी है तो 36% अगर हिस्सेदारी है 100 में, तो भाई 36% जिसकी हिस्सेदारी है उसका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब तेजस्वी यादव जो है वो अपने ही लोगों से गिरते जा रहे हैं और यही वजह है कि आने वाले दिनों में जो तेजस्वी या फिर लालू प्रसाद यादव लगातार इस कोशिश में, इस मुहिम में जुटे हुए हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, लालू प्रसाद यादव जुटे हुए हैं कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए, तो कहीं ना कहीं से उनकी पार्टी ही जो है वो उसमें अड़चन यानी कि रोड़ा बनती दिख रही है। जी उदय। अब बिल्कुल ये जो समीकरण है इसमें बीजेपी की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है। बीजेपी का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि पिछड़ों को लेकर हम भी चल रहे हैं, यानी कहीं न कहीं पिछड़ों को लेकर सियासत पूरे देश में ही फोकस होती दिखाई दे रही है। राजीव जी। अब आज सम्राट चौधरी के आप बयान को देखिए। अब सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाई लालू प्रसाद यादव जो है बिहार में जो जाति की जो सियासत शुरू हुई है उसका बीज जो है वो लालू प्रसाद यादव ने ही रोपा था और आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत में कैंसर की तरह हो गए हैं। तो सम्राट चौधरी ने बयान दिया। वहीं दूसरी तरफ देखिए सम्राट चौधरी पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप यादव जो लालू के बड़े बेटे हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये वही सम्राट चौधरी हैं, इनके पिताजी का नाम ही शकुनी चौधरी है, तो वो शकुनी का काम करते आए हैं तो बेटा भी वही काम कर रहा है। तो बिहार देखिए ये जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि जातिगत जनगणना के माध्यम से बिहार में जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो आरजेडी हो या फिर जो कांग्रेस हो, वो जो एक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, तब उन पार्टियों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि भाई वो लाभ आखिर किस तरीके से ले। और यही वजह है कि अनर्गल प्रलाप जो है वो चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर आरजेडी के अन्य नेता हो। हालांकि इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इससे बचते नजर आ रहे हैं और उनकी पार्टी की तरफ से भी बहुत ज्यादा इसको लेकर कुछ बयान नहीं आया। हाँ, वो लोग निश्चित तौर पर बीजेपी पर इसका ठिकरा फोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जानबूझ करके जातिगत गणना खोज में जो है वो ऑब्स्टेकल जो है वो ला रही थी। और हालांकि उन सब के बावजूद जो है बिहार में जातिगत गणना हुई, लेकिन जो जातिगत गणना को लेकर जो मुख्य रूप से सियासी जो रोटी सेकी जा रही है वो पूरी तरीके से आरजेडी की तरफ से की जा रही है और बीजेपी भी निश्चित तौर पर इसमें माइलेज देने की कोशिश करेगी। और यही वजह है कि आपको पता है कि जो सम्राट चौधरी है वो कुशवाहा जाति से हैं। अगर आप आज से 5 दिन पहले अगर आप बात करें तो उसके पहले जो है कहा यह जाता था कि भाई बिहार में कुशवाहा की आबादी जो है वो 10% के करीब है।
है। और इसीलिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर अपना दाव भी लगाया। उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी इसलिए अपने साथ लाई कि अगर 10% वोट इंटैक्ट होकर के बीजेपी के साथ चला जाएगा बीजेपी के पाले में, तो बीजेपी को बड़ा माइलेज मिलेगा। लेकिन इस बार जो जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया कि नहीं भाई, अब जो कोयरी जो समुदाय है उनकी आबादी मात्र 4% के करीब है। तो अब निश्चित तौर पर बीजेपी यह चाहेगी कि जो अति पिछड़ी जो वोट है, जो ईबीसी का जो वोट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाते में लाया जाए। चूंकि उनको ये पता है कि जो सवर्ण जो वोट है 11%, वो कम से कम उनके साथ एक मुश्त जाने वाला है। चूंकि अब तो जो स्थिति है इस जातिगत गणना रिपोर्ट के बाद की सवर्ण जो है वो वोट करेंगे नहीं आरजेडी और जेडीयू को। तो यही वजह है कि बीजेपी भी अपनी एक स्ट्रेटेजी अलग तरीके से बना रही है। लेकिन ये तमाम स्ट्रेटेजी उस समय काम करेंगी जब चुनाव आएगा, और चुनाव में किस जाति का वोट किस पार्टी को कितना जाता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और तमाम राजनीतिक दल जो है वो अभी से इसी गणित में जो है वो उलझे हुए हैं, आप तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल, राजेश पोद्दार जी भी हमारे साथ हैं। राजेश पोद्दार जी, अगर वाकई में ऐसी स्थिति आती है तब फिर आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? हम लोगों ने जाति जनगणना में पहले ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा दिया कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपसे हमने भी कहा आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों ने अति पिछड़े की लड़ाई पहले से ही लड़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं। हमने अति पिछड़ा से जो एसटी से एससी और एसटी से हम लोगों ने महामहिम बनाने का कार्य किया। पहले भी हम लोगों ने महामहिम बनाया रामनाथ कोविंद जी को। दूसरी बार दूसरे टर्म में भी हम लोगों ने महिला आरक्षण के तहत 33% आरक्षण के तहत हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को फिर बनाया दोबारा से। हम लोग सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का कार्य करते हैं। और साथ साथ हम लोगों का चुनावी जो मुद्दा होगा, आगे विकास का मुद्दा होगा, जाति से हटकर, जात पात से हटकर बिहार की किस तरह विकास हो उसकी बात हम लोग करेंगे। इन लोगों का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि बिहार में किसी तरह मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा परिवार आगे बढ़ता रहे। इनको किसी से लेना देना नहीं, जाति समीकरण, इसीलिए इन्होंने जाति जनगणना कराया। और इनका कोई मकसद नहीं है हम जाति जनगणना कराया। इनके कुनबे के लोग जो आज विधायक जी बोल रहे हैं, कल उनके विधायक सुधाकर सिंह जी बोलते हैं, राबड़ी जी खुद हम एक वर्ग को गाली देते हैं, बनिया समाज को, बैस समाज को। ये कहाँ बिहार को ले जाने चाह रहे हैं, इसके आज इन्हीं का मंशा, इन्हीं को जाने, इनका संस्कार और सभ्यता यही जान सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिहार से जाति तो कभी जाति नहीं है। राजीव जी, बीजेपी जो कह रही है वो तो लगता है कि बिहार में सीधे सीधे जाति पर आना ही होगा बीजेपी को भी सत्ता में आने के लिए। जी थोड़ा सा कुछ बातों को भूल रहे हैं। जब ये जातिगत रिपोर्ट आई थी उसके फिर नेक्स्ट डे जो है देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने विधिवत इसका उन्होंने उल्लेख भी किया था। और उन्होंने यह कहा था कि भाई अब कांग्रेस वालों को यह जवाब देना है कि अब जो हिंदू हैं, देखिए नरेंद्र मोदी के विषय में कहा जाता है कि वो बहुत ही वेटरन पॉलिटिशियन है, बहुत मजे हुए खिलाड़ी, और यही वजह है कि 10 साल से वो केंद्र की सत्ता पर काबिज हैं। लगभग 15 साल गुजरात में वो मुख्यमंत्री बने रहे। तो उन्होंने इसको जाति से पूरी तरीके से हटा दिया। उन्होंने यह कहा कि भैया कांग्रेस वालों को जवाब देना होगा कि अगर वाकई में 85% आबादी हिंदुओं की है तो क्या अब वो हिंदुओं की सिफारिश करेंगे, क्या वो हिंदुओं की वकालत करेंगे, और क्या वो हिंदुओं को उसका हक देंगे। तो ये नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर जिस दिन यहाँ सर्वे रिपोर्ट जारी हुई थी उसके दूसरे दिन ही जब वो छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित कर रहे थे वहां उन्होंने इस बात को रखा था। क्योंकि मोदी को ये चीज पता है कि आने वाले दिनों में अगर जाति पर बीजेपी शिफ्ट होती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि उन्होंने इस जातिगत सर्वे को जो है उसी तौर पर वो हिंदू से जोड़ दिया है। और यह अब बीजेपी कह रही है कि भाई यह देश जो है वो हिंदुओं का है, लिहाजा अगर 85% आबादी हिंदुओं की है बिहार में भी, तो बिहार में हिंदुओं को उसका हक जो है वह देना पड़ेगा। जी उदय। बिल्कुल राजेश जी, यानी आप जातीय जनगणना की काट हिंदुत्व के आधार पर करेंगे? उदय जी कि हम लोग जाति जनगणना का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किस तरह इस जितने भी जातियां हैं, अति पिछड़ा हो, चाहे ओबीसी से आते हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे नीचे कास्ट हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेना होगा, तभी विकास हो सकता है। अगर हम लोग अपनी जातियों में सबको बांट देंगे, हर वर्ग को अलग अलग कर देंगे, तो किसी का विकास नहीं हो सकता है। जब भारत सरकार का कोई भी योजना आता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है किस जाति को जा रहा है, किस समुदाय को जा रहा है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ कार्य करते हैं। ऐसा जाति जनगणना ठीक नहीं होना चाहिए। मतलब जाति का हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ विकास भी होनी चाहिए। हर वर्ग को खुश करने के लिए हर वर्गों को तैयार करना चाहिए। हमारी पार्टी के अंदर देख सकते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, चाहे वो अति पिछड़ा से आता है। जब हम लोग
कमेटी बनाते, भारतीय जनता पार्टी एक कमेटी बनाती है, जब अपनी बॉडी बनाती है तो उसके अंदर सभी जाति को रखा जाता है, सभी वर्गों को रखा जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही वर्ग खुश रहता है। आप चले जाइए इनके राष्ट्रीय जनता दल में एक समुदाय के लोग ज्यादा होंगे, आप चले जाइए जेडीयू में एक समुदाय के लोग ज्यादा होंगे, आप चले जाइए महाराष्ट्र में एक समुदाय के लोग ज्यादा होंगे, आप चले जाइए कश्मीर में एक समुदाय के लोग ज्यादा होंगे, आप चले जाइए झारखंड हेमंत सोरेन जी की पार्टी में एक समुदाय के लोग ज्यादा होंगे। हम लोग समुदाय के साथ साथ सबका साथ ले जाने का कार्य करते, चाहे हमारी पार्टी के अंदर हो, चाहे सरकार के अंदर हो, चाहे मंत्री बनाने की बात हो, चाहे विधायक बनाने की बात हो, सभी लोगों को ले जाने के साथ कार्य करते हैं। चाहे बड़े पद पे हो, चाहे राष्ट्रपति बनाना हो, चाहे उपराष्ट्रपति बनाना हो, चाहे प्रधानमंत्री बनाना हो, चाहे मुख्यमंत्री बनाना हो, हम सभी के साथ ले जाने का कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक जाति को खुश करने के लिए कार्य नहीं करते हैं। चलिए देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ समीकरण सामने आते हैं और इसका नतीजा क्या निकलता है और किस तरह से राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधते हैं। राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे संपादक राजीव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट